बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 11th केमिस्ट्री FVAC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024 और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2016 का सप्ली का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने इसके सेक्शन बी के जो है वो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्योर लिक्विड्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है, मेमोराइज भी करना है। प्योर लिक्विड्स में अगर आप 7 एग्जांपल मेंशन कर दें वाटर, यानी आप जब इसके बारे में लिख रहे हैं तो आप मीन्स के वाटर के बारे में सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आपने 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, इन प्योर लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज्ड एंड हैव हाई मोबिलिटी एंड फ्लो फ्रीली। ठीक है, मतलब अब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की जो बात हुई है तो वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रैंडम है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडमली अरेंज हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉपरली कोई ऑर्डर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, और मूव भी करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और इनकी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करेंगे जिसमें हम किसके बारे में सोच रहे हैं, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट जो कि लिक्विड क्रिस्टल है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी अगर हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें क्या बताएंगे कि इन लिक्विड क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल्स हैव मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दैन टिपिकल लिक्विड्स। यानी टिपिकल लिक्विड से तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन लेस ऑर्डर्ड होते हैं दैन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और फिर अगर हम उनकी मोबिलिटी भी देखेंगे तो वो भी क्या होती है, एंड लेस मोबाइल दैन द प्योर लिक्विड्स। ठीक है, यानी उनकी मोबिलिटी जो है वो क्या होती है, यानी प्योर सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सॉलिड्स तो मोबिलिटी नहीं शो करते ना, वो मोबाइल नहीं होते, लेकिन जो है फ्रीली जो मूव कर रहा होता है लिक्विड, प्योर लिक्विड। ठीक है, तो उससे उनकी मोबिलिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने ये नोट करना था, बताना था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। दे आर आइसोट्रॉपिक। ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक की आगे आप कह लेंगे मीनिंग भी लिख लिया कि प्योर लिक्विड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो अब ये ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन से निकला हुआ है। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक मीन्स हैव द सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अच्छा, और फ्लो प्रॉपर्टीज़ देख लें। फ्लो प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा हुआ है, दे फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब लिक्विड क्रिस्टल्स की अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो क्या हम बताएंगे, दे आर एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, एनिसोट्रॉपिक हैं। और एनिसोट्रॉपिक आपने वैसे भी ये टर्म पहले भी पढ़ी हुई है सॉलिड्स वाले चैप्टर में। ठीक है, दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो लिक्विड क्रिस्टल्स भी जो है वो भी सॉलिड्स की तरह की ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं और डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शंस शो करते हैं। और फ्लो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें इनको तो दे फ्लो डिफरेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट की वजह से जो मोबिलिटी है वो भी डिफरेंट शो करते हैं। ऑल डायरेक्शंस में फ्रीली मूव नहीं करते। ठीक है, जैसे कि प्योर लिक्विड्स करते हैं। दे मूव डिफरेंटली या दे फ्लो डिफरेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने जो है प्रॉपर पेट आपने जब याद किया होगा तो आप वही पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, खुद से सोच के लिखते हैं और फिर वो आप कह लें कि लंबा भी हो जाता है क्वेश्चन और वो उसमें मार्क्स भी नहीं आते। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये पर्पल कलर में लिखा हुआ है, इसमें इट मीन्स कि ये थोड़ा सा स्लाइड चेंज के साथ आया है। कैसे व्हाट इज़ हेसेस लॉ, गिव वन सुटेबल एग्जाम्पल। अब ये जो पीछे रिपीट हुआ था 2016 के फर्स्ट पेपर में, तो वहाँ पर था कि व्हाट इज़ हेसेस लॉ, गिव जर्नल इक्वेशन या गिव जर्नल एग्जाम्पल। जर्नल में हमने ABCD करके जो जर्नल लिखते हैं ना, वो हमने जर्नलाइजेशन से हमने शो किया था। लेकिन अगर हम इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिव वन सुटेबल एग्जाम्पल, तो हमें प्रॉपर एग्जाम्पल ही लिखनी है। तो हम यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो वाली एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया कि पिछला जो पेपर था 2016 का, उसमें 18 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा हुआ था, ठीक है। तो उसमें हमने हैसेस लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन तो किया था, ठीक है। मैथमेटिकली सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंजेस इन अ साइकिल वो जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जनरल इक्वेशन दी थी, तो लेकिन आपने जनरल नहीं देनी, यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन का बताना है, ठीक है। कंबस्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्स 393.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन भी लिख ली, यानी सॉलिड कार्बन गैशियस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और हमारे पास जो हीट ऑफ कंबस्शन आएगी इसकी कार्बन की, वो -393.5 किलो जूल्स। अब माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये जो है रिलीज़ हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो ये जो थर्मो के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप मोस्टली इसके जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट्स ज़रूर शो करें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, एक्वस है, क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो सकता है, यानी पहले कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिले, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे, ठीक है। तो वो डेल्टा H1 हो जाएगा यानी कार्बन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसमें -110.52 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है। फिर सेकंड में कार्बन मोनोऑक्साइड एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये डेल्टा H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंबस्शन हो रही है, ठीक है, हीट ऑफ कंबस्शन है और कार्बन की हीट ऑफ कंबस्शन है, ठीक है। तो -282.98 ये वैल्यूज़ आपको याद करनी होंगी। ये जो एग्जांपल आपने हैसेस लॉ में कोड करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 393.5 है और -110.52 है और -282.98 है, ठीक है। अगर दो भी याद हो तो तीसरी तो खुद आप फाइंड आउट ही कर लेंगे, ठीक है। फिर आप इसको ज़रा जो कार्बन डाइऑक्साइड कट हो रहा है उसको काट दें और फिर आप सम जो है करके इसको लिख लेंगे, तो आपके पास सेम वही एनर्जी आ गई है -39.3.5, ठीक है, 393.5 किलो जूल्स। तो अब इसका हम एनर्जी साइकिल भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वैल्यूज़ आती होंगी तो इजीली ड्रॉ हो जाता है। अब सिंपल क्या करना है कि जो रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो इतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन के साथ। और अगर 2 स्टेप्स में हो रहा है तो 2 स्टेप्स में ये देखें, हम ऐसे नहीं हमने किया कि दोनों एरोज जो हैं वो बराबर ही हमने ड्रॉ किए हों, नहीं। एक स्टेप में कम एनर्जी जब रिलीज़ हो रही है तो उसको हमने एरो को छोटा ही ड्रॉ करना है, और जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसको बिगर वन ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जबकि हमारे पास जो सारी हीट ऑफ फॉर्मेशंस हैं वो गिवन हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, कि हीट ऑफ फॉर्मेशंस अगर आपको दी हों हर एक की, यानी रिएक्टेंट्स की भी हीट ऑफ फॉर्मेशंस दी हों और प्रोडक्ट्स की भी हीट ऑफ फॉर्मेशंस दी हों, तो आपको जो है वो पूरे रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और उससे ये सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास ये देखें, ये इक्वेशन हमने लिखी, हीट सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, ये देखें सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में से सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स मींस के ये 16 हैं, ठीक है, और उसके साथ इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 18 है, उसके साथ वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया, माइनस बीच में माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है। फिर 2 के साथ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C8 यानी ऑक्टेन है ये C8H8, ठीक है। ये यहाँ पे C8H8 नहीं था बल्कि C8H18 था, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर 2 मोल्स जो हैं वो देखें रिएक्टेंट्स है ना, 2 मोल्स ऑफ दिस एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C8H18 है, फिर 25 और C8H यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो आपके पास प्योर फॉर्म है तो उसकी जो है वो 0 ली गई है, देखें 25 × 0, और इसको आपने सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको वैल्यूज़ दी होंगी तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन सब की दी होंगी, बस आपने प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स को माइनस करना है, ये फार्मूला ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, हाउ इज़ इट यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो ये भी एक नया क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। वैसे आपको ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बायो में भी आपने ये टर्म पढ़ी हुई है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से मींस के वाटर का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ प्रेशर अप्लाई करें कि लोअर कंसंट्रेशन से जो है वो सॉल्वेंट जो है वो मूव करना शुरू कर दें हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी इतना ज़्यादा आप कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो प्रेशर हमारे पास आ रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पहले तो वो स्टॉप हुआ, ठीक है। स्टॉप होने के बाद आपने जो है वो और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया कि ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है उसको हमने लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करवाना है, लेकिन वो खुद से नहीं होता, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी यानी प्रेशर का आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस कहते हैं कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस को आप डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डीसैलिनेशन ऑफ वाटर क्या होता है बेसिकली, यानी आपने वाटर जो सॉल्टी वाटर होता है उसको डीसैलिनेट करना है, उसमें से सॉल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसको भी आगे हम जाके देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज से डीसैलिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लें, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक में अगर हमारे पास यहाँ से सोल्यूशन जो है वो मूव कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका, ठीक है, सॉल्वेंट का एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यहाँ से हम जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखें अभी तो दोनों प्रेशर बराबर हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा ही ज़्यादा डाल रहे हैं, अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया। इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट विल फोर्स द सॉल्वेंट टू फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन होती है ना, ये असल में हमने सोल्यूशन लिया होता है, ठीक है, सोल्यूशन, और ये हमारे पास सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट। हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट ने सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो है वो कम अमाउंट में सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट में तो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें और इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, सोल्यूशन से मूव करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सोल्यूशन से मूव करेगा सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा, ठीक हो गया। ये थी इसकी डेफिनेशन। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड द डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सी वाटर इज हाईली हाइपरटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स सो इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इट कैन बी डीसैलिनेटेड बाय अ रिवर्स ऑस्मोसिस। इट कैन बी डीसैलिनेटेड बाय अ रिवर्स ऑस्मोसिस टू मेक इट ड्रिंकेबल, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं, अ डीसैलिनेशन प्लांट इज यूज्ड टू रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम द सी वाटर एंड द सी वाटर इज पम्प्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर दैन 30 AM थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, यानी 30 ATM से ज़्यादा प्रेशर हम जो है वो अप्लाई करेंगे और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हम इसको सॉल्वेंट को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इट अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट इट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ द आइंस, क्योंकि वो जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मूव करने देती है और आइंस को मूव करने नहीं देती, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, ये यहाँ से प्योर वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से सी वाटर एंटर हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ये सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से हमने जो है वो 30 ATM से ज़्यादा का प्रेशर अप्लाई करना है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो सॉल्ट के कंटेंट है ये इधर ही रह जाएगा और सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और हमें यहाँ पर प्योर वाटर जो है वो यहाँ से बाहर आता हुआ मिल जाएगा,
ठीक है, तो इसको आपने ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये 2013 के सेकंड पेपर में हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी डिस्कस हो चुका है, एंड कैटेलाइसिस। ठीक है, तो ये जो मैंने पेपर्स लिखे होते हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो है हार्ड फॉर्म में पेपर होता है, तो वीडियो को पॉज करके तो उसके साथ मैच कर लिया करेंगे। ये वाकई में वैसे भी आपने याद किया हुआ है और मेमोराइज़ किया हुआ है, तो आपको एकदम से चीज़ें याद भी आ जाती हैं, लेकिन उसके साथ मैच भी कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एफरवेसेंस टेक्स प्लेस व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक बॉटल्स आर ओपन, एक्सप्लेन दिस फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। तो अब हेनरी का जो लॉ था वो हमारे पास किससे रिलेटेड था, यानी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी उससे रिलेटेड है हेनरी का लॉ। तो अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं यानी लिक्विड में हमने गैसेस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को प्रेशराइज फॉर्म में जो है वो फिल किया होता है। ठीक है, और वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं, लेकिन जैसे ही उसका कैप या आप ओपन करते हैं तो एकदम से जो है वो गैसेस जो हैं वो निकल के इन्वायरमेंट में आ जाती हैं और हमें एफरवेसेंस जो है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आवाज़ भी आती है, ठीक है, बुलबुले बन रहे होते हैं और नज़र भी आ रहा होता है। ठीक है, कि एकदम से गैस जो है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, ये किस तरीके से होता है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। हेनरी लॉ को पहले डिफाइन कर लें। एट अ गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेज अबव द सोल्यूशन। ठीक है, तो अब ये है कि गैस, जब हम हेनरी लॉ को देखते हैं ना, तो हम यही कंसिडर कर रहे होते हैं कि गैसेस जो हैं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ डिज़ोल्व हो रही हैं। ठीक है, तो हमने ये बात यहाँ पर की, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, अब साथ हमने बता दिया विच डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो सॉल्युबिलिटीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज अबव द सोल्यूशन। यानी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतनी ही वो ज़्यादा वो सॉल्युबल होगी, कम पार्शियल प्रेशर होगा तो कम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द गैसेस टू ओबे द हेनरीज लॉ। वो कौन सी टू कंडीशंस हैं, गैस शुड नॉट रिएक्ट और आयनाइज इन द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन ऑफ द गैस शुड बी डाइल्यूट। सोल्यूशन को जो है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, मतलब डाइल्यूट में क्या होगा कि आपके पास कम अमाउंट आप जो है वो गैस की डिज़ोल्व कर रहे हैं उसके अंदर, यानी ज़्यादा सॉल्वेंट है तो उसमें इजीली गैस डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर बॉटल्ड एट हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द कैप इज रिमूव्ड द एफरवेसेंस रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मच लेस देन यूज्ड इन द बॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी बाहर इन्वायरमेंट में जो है वो बहुत लेस अमाउंट में है, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस को प्रेशराइज करके उसमें डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जब आप कैप ओपन करेंगे यहाँ से तो क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस जो है वो मूव करेगी। ठीक है, उसकी मोबिलिटी होगी। एज अ रिजल्ट the equilibrium quickly shifts to the one of the lower gas solubility। ठीक है, जब हम उसको कैप ओपन करते हैं the effervescence results from the fact that the partial pressure of the carbon dioxide in the atmosphere is much less than used in the bottling process. As a result equilibrium quickly shifts to one of the lower gas solubility। ठीक है, and this causes effervescence। तो इसकी वजह से effervescence होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये 2013 के फर्स्ट पेपर में भी आपने किया है, शायद 10% वहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, वैल्यू और NaOH की जगह NaCl दिया हुआ था। तो अब आपको बस मेथड आ गया तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, 10% 20% कितने भी परसेंट पूछ लें और कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे दें तो उसकी मोलैलिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डाटा एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। 20% वेट बाय वेट का क्या मतलब है,
20% वेट बाय वेट का मतलब है कि इसमें 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और टोटल सोल्यूशन तो जो है वो 100 ग्राम है, और इसमें से हम सॉल्वेंट की जो है वो अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो दोनों सेम यूनिट में हैं, तो इसलिए हम सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 - 20 = 80 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हम 80 ग्राम को केजी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मोलैलिटी में हमें केजी में पुट करना है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैलकुलेट कर लिया 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोलैलिटी में सिंपल मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट लिख लेते हैं, केजी नहीं लिखते, ठीक है। केजी नहीं लिखेंगे तो आपका जो है वो फॉर्मूला रॉन्ग होगा, ठीक है। ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर मोलैलिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं केजी में, लेकिन अगर यही फार्मूला मोलैरिटी का होगा तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेते हैं DM³ में, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको प्रॉपरली आने चाहिए। तो अब हमने क्या किया, मास ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट जो था 20 डिवाइड बाय उसका मोलर मास 40 मल्टीप्लाई बाय 1/0.08 kg में हमने सॉल्वेंट लगा दिया है, तो आंसर 6.25 मोलल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, हाउ कैन इट बी चेंज, गिव वन एग्जाम्पल। अब हैबिट ऑफ द क्रिस्टल का क्या मतलब है कि जिस तरीके से क्रिस्टल ग्रो करती है और अपना एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो वो जो उसकी हैबिट है, जिस तरीके से उसने ग्रो करना था, जितने फेसेस बनाने थे, ठीक है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, तो अब उससे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बीच में जो है वो आपके पास इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हैबिट ऑफ द क्रिस्टल क्या है, द शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच it usually grows is called habit of the crystal. The crystalline solids have fixed number of faces under identical conditions. यानी conditions अगर सेम रहें तो हम जितनी बार भी crystals grow करेंगे तो वो सेम तरह की ही बनेंगी, उसमें सेम number of faces ही होंगे, ठीक है। जैसे कि प्योर NaCl हमेशा क्यूबिक ही बनेगा with 6 faces, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि how habit of the crystal changes. If an impurity is present in the solution of a substance, the shape of the crystalline solid may change. ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी impurities की वजह से due to the formation of some new faces. ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल क्या है, if 10% urea is present in the aqueous solution of sodium chloride, octahedral crystals of sodium chloride are obtained. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दिया कि अब वो क्यूबिक के बजाय क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ग्रो होंगी अगर 10% यूरिया जो है वो प्रेजेंट है इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय डिक्रीज एंड इंक्रीज इन प्रेशर, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब जो टॉपिक होता है तो इसमें ये इंक्रीज डिक्रीज जो है यानी इंक्रीज इन प्रेशर या डिक्रीज इन प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आ जाती है इंक्रीज इन प्रेशर में प्रेशर कुकर की, ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर में जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपने 10th में भी ये वाले क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी किए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और एग्ज़ाम्स में आते भी थे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ऑलरेडी 2015 में आप याद कर चुके हैं, वहाँ से आप रिवाइज कर लें। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि प्रेशर कुकर की एग्जांपल है। उसमें क्या हमने बताना है कि फूड कैन बी क्विक्ड इजीली इन प्रेशर कुकर्स विच इज़ अ क्लोज्ड कंटेनर, द वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप। हमें पता है जब हम प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और उसको अंदर हीट करते हैं तो उसके अंदर पानी होता है और साथ हम जो भी चीज़ कुक कर रहे हैं वो पड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पानी गर्म होगा तो वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप, वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर भी हमने उसकी नॉब लगाई होती है। देयरफॉर डेवलप मोर प्रेशर, इसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, दिस इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जब हमारे पास प्रेशर बढ़ गया ना, क्योंकि अब हमने वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर भी हमने उसका बढ़ाया हुआ है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल क्लोज करके ऊपर नॉब भी रखी हुई है। ठीक है, तो अब अंदर का प्रेशर जब बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो फिर वो लिक्विड बॉयल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताना है कि प्रेशर कुकर्स हेल्प अस in cooking the food quickly even at the higher altitude where the external pressure is very low by increasing boiling point। जैसे कि हमारे पास
इस तरह से हायर एल्टीट्यूड वाली जगह होती हैं तो उसमें एयर की जो लेयर्स हैं वो कम होती हैं। देखें अब इस जगह पे एयर की समझो कि 1 या 2 लेयर्स हैं, लेकिन इस जगह पे कितनी हैं, 5-6 लेयर्स हैं। तो यहाँ पर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। यहाँ पे कम है तो इट मीन्स कि लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर उस पर प्रेशर कुकर, इस जगह पे अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे, तो हम प्रेशर कुकर्स को यूज़ करें ताकि उसका एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा देते हैं ना प्रेशर कुकर यूज़ करके। तो अब जो है वो लिक्विड कम टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा, 70-80 पे बॉयल नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा पे बॉयल होगा, 120-30 पे बॉयल होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में है कि अगर नॉर्मल 1 atm प्रेशर पे अगर आप देखें तो 100 पे वाटर बॉईल करता है, लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं प्रेशर कुकर के थ्रू तो 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे 130 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट जो है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी वैक्यूम डिस्टिलेशन को 2016 के सेकंड पेपर में डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो इसको आपने वहीं से रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ तक हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है नए थे, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है, ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है तो आपके फुल मार्क्स हों। अटेम्प्टेशन आप इस तरह से करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।